जिनमें से केवल एक ही सही उत्तर है और सही विकल्प का चुनाव करें एवं उत्तर तालिका से अंकित करें। ठीक है, यहां में बताओ चालू संपत्ति है यानी करेंट एसेट्स है, कौन सा? लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, कौन सा है? जल्दी बोलो, कौन सा है? यहाँ देखो स्टॉक है। देखो चालू संपत्ति जो होता है यानी करेंट एसेट्स, सो कौन सा हो सकता है? तो देखो भूमि, भवन और मशीन, ये तीन चीज ऐसे हैं जिसे समझा देंगे बारीकी से, टेंशन मत लो, अच्छा नॉलेज दे देंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले समझना है जो करेंट एसेट्स क्या होता है। करेंट एसेट्स होता है शॉर्ट टर्म एसेट्स, यानी शॉर्ट टर्म का मतलब होता है एक वर्ष से नीचे हो, और लॉन्ग टर्म ये होता है जो एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक के लिए जब व्यवसाय में कोई संपत्ति हम यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म कहेंगे या फिक्स एसेट्स कहेंगे। यहाँ पे जो करेंट एसेट्स होता है ये देखो ये स्टॉक होता है, क्योंकि स्टॉक जो होता है जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो क्या होता है? कम होता है, कभी ज्यादा होता है ना। माल बेचते हैं तो कम हो जाता है, जब खरीद के फिर बेचने के लिए वापस लाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी एक वर्ष के अंदर में कई बार कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, उसे हम करेंट एसेट्स कहते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, स्टॉक ही होता है तो करेंट एसेट होता है। और लिए जो भूमि है यानी लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी, ये हम इसका खरीद बिक्री कब करते हैं? यानी बेचने के उद्देश्य नहीं, इसका व्यवसाय हम नहीं कर रहे हैं, है ना। और जब उसका व्यवसाय कोई कर रहा होगा तो उसके लिए उसे गुड्स कहा जाएगा, माल कहा जाएगा। यहाँ पे जो हम सुचारू ढंग से व्यवसाय को चलाते हैं, उसको स्थापना करते हैं और उससे जो काम लेते हैं उसमें हमारा सहायता होता है भूमि का, भवन का और मशीन का। लेकिन हम जो बेचने के उद्देश्य से करते हैं उसी को हम स्टॉक कहते हैं। वो एक वर्ष में कहीं, यानी समझ में आ गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया भूमि, भवन, मशीन, और ये शॉर्ट टर्म हो गया। समझ में आ गया? तो इसे हम चालू क्या कहेंगे बुआ? तो चालू संपत्ति कहेंगे। ठीक है, यानी करेंट एसेट्स कहेंगे। समझा दिया अच्छा से? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट जो है ये कितना नंबर है बुआ? 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर और थोड़ा जूम कर लेते हैं। 2 नंबर सुनो, चालू दायित्व है कौन सा? अभी जस्ट बोले जैसे संपत्ति के उद्देश्य से जब एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक के लिए हम व्यवसाय में उपयोग करते हैं संपत्ति, तो उसे हम क्या कहेंगे बुआ? एक वर्ष से एक से, तो उसे हम फिक्स एसेट्स कहेंगे यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स कहेंगे। यही दायित्व यानी कर्ज, व्यवसाय के ऊपर जो कर्ज होता है कहीं से हम लेते हैं, यानी बाहरी व्यक्ति को देना होता है व्यवसाय को। तो व्यवसाय जब देने के उद्देश्य से कोई चीज लेगा भविष्य में तो उसे हम लायबिलिटीज कहेंगे, ऋण कहेंगे। यहाँ है करेंट लायबिलिटीज, यानी एक वर्ष के अंदर में यानी 12 महीने के अंदर में क्या होता है, कई बार वो क्या होगा उसको हम दे सकते हैं। यानी 12 वर्ष के अंदर वाले जो कम समय के लिए जो ऋण होता है व्यवसाय पर, उसे हम कहेंगे क्या चीज कहेंगे? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहेंगे, और इसे ही हम करेंट लायबिलिटीज कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखो लेनदार हो जाएगा या ऋण पत्र हो जाएगा या दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा भाई? तो लेनदार होगा, क्रेडिटर्स होगा। हम कई बार क्या होता है उधार माल बेचते हैं और खरीदते हैं, तभी जाके हमारा जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्रिएट होता है। ठीक है, देनदार और लेनदार। तो लेनदार होगा जो भविष्य में हमसे लेगा रुपया, मान कर चलो हम माल खरीद लिए हैं किसी एक व्यापार से उधार की दशा में, तो हमें क्या होगा? देना पड़ेगा, वो लेनदार हुआ। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, और ये कितना नंबर हुआ? 3 नंबर। 3 नंबर में है कार्यशील पूंजी है कौन सा? वो कार्यशील। तो बताओ चालू संपत्ति, चालू दायित्व, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, चालू संपत्ति, अस्थायी संपत्तियां, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बताओ? चालू संपत्ति दोनों अलग है क्या? एक ही है, एक ही आ गया, दोनों होगा यानी एक ही चीज है। तो चालू संपत्ति ए नंबर होगा, चालू संपत्तियां एवं चालू दायित्व। क्या कहता है? कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो कार्यशील, जो काम करने वाले पूंजी है, यानी वर्किंग कैपिटल क्या होगा? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल होता है, हम बताए हैं। तो इसलिए जिससे हम कार्य का क्या करते हैं वो आदान प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल कहेंगे। ठीक है, और ये चालू संपत्ति और चालू दायित्व होता है जो शॉर्ट टर्म के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है, यानी एक वर्ष के अंदर के लिए होता है। नेक्स्ट करो,
नेक्स्ट कितना नंबर, 4 नंबर भाई, 4 नंबर, 4 नंबर देख लो। ये कहता है माल का अर्थ है कौन सा, माल का अर्थ क्या होता है हम बता दिए हैं ना, जिस चीज का व्यवसाय कोई करता है उसी को हम क्या कहते हैं, माल कहते हैं। यानी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से माल को क्या करते हैं, बेचते हैं एवं खरीदते हैं, उसको हम माल कहते हैं। कोई मशीन का व्यापार करता है तो मशीन उसके लिए माल हो जाएगा, कोई बिस्किट का व्यापार करता है तो बिस्किट उसके लिए माल हो जाएगा, कोई यदि कूड़ा कचरा का व्यापार करता है तो कूड़ा कचरा उसके लिए माल हो जाएगा, कोई रुई का व्यापारी करता है तो रुई उसके लिए माल हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही चीज यहां भी था। तो बताओ हमें कौन सा हो जाएगा। यहां पे देखो क्रय विक्रय की जाने वाले वस्तु, संपत्ति के रूप में व्यवहार की जाने वाले वस्तु, क्रय परंतु न बेची जाने वाले वस्तु, इनमें से कोई नहीं। हमें बताओ कौन सा होगा। हाँ अभी हम जस्ट बताए क्रय विक्रय की जाने वाले वस्तु, यानी जो खरीद बिक्री करते हैं, यानी जो व्यवसाय करते हैं, वही चीज क्या होता है बुआ, वही माल होता है, गुड्स होता है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कितना नंबर, 5 नंबर भाई, सक्सेस एजुकेशन को रहने दो कम से कम, है ना। बताओ इनमें से कौन सा चालू संपत्ति नहीं है, चालू संपत्ति नहीं है, यानी 1 वर्ष से अंदर वाली चीज, यानी शॉर्ट टर्म, ये चालू संपत्ति नहीं है। बताओ प्रीपेड एक्सपेंस यानी पूर्वदत्त व्यय, डेटर्स, फर्नीचर और प्राप्य बिल, कौन इसमें है जो चालू संपत्ति नहीं है, बताओ कौन सा। तो बताओ फर्नीचर हम बताए हुए थे चालू संपत्ति नहीं है, मतलब 1 वर्ष के अंदर जो न हो, तो 1 वर्ष के अंदर में हम जो है पूर्वदत्त व्यय और देनदार और प्राप्य बिल, ये सब हम उसी वर्ष के में करते हैं, होता है। लेकिन इसमें फर्नीचर ऐसा चीज है, जैसे ये फर्नीचर हो गया, ये फर्नीचर हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये बेंच तुम लोग बैठे हो, तो ये हो गया फर्नीचर। और ये फर्नीचर हम सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, जब तक इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यही चीज होता है फिक्स एसेट्स। तो ये जो हमारा होगा वो करेंट एसेट्स नहीं है ना, फिक्स एसेट्स है। यही चीज कहता है तो कौन इसमें चालू संपत्ति नहीं है, तो फर्नीचर है जो चालू संपत्ति नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कितना नंबर 6, इनमें से कौन सा मृत संपत्ति नहीं है। वो मूर्त संपत्ति, देखो मोटर कार, देखो मृत संपत्ति टांजिबल और इनटांजिबल, यहाँ पे क्या कहता है टांजिबल, ऐसे चीज को जिसे हम देखो एक होता है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, एक होता है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब हम आंखों से हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे सॉफ्टवेयर होता है, अब सॉफ्टवेयर को हम आंख से नहीं देख सकते हैं ना, कोई जैसे गुडविल हो गया उसको हम आंख से नहीं देख सकते ना। कुछ ऐसे चीज होता है जिसे आंखों से देखा जा सकता है, कुछ ऐसे चीज होता है जिसे आंखों से नहीं बल्कि हम आंकड़ा लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें हमें बताओ कौन सा हो जाएगा, मोटर कार होगा, ख्याति होगा, स्टॉक होगा, अभी नाम भी बोल दिए। तो ख्याति, गुडविल एक ऐसा चीज है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ये होता एक्चुअल में क्या है, गुडविल को हम आंकड़ा लगा सकते हैं, तुम्हारा वैल्यू कितना है हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और हम मान के चलो यहाँ से चले जाएंगे, किसी व्यक्ति को हम कहेंगे ठीक है भाई हमको 1 लाख रुपया दे दो, क्योंकि हमारा गुडविल अच्छा बना हुआ है, हमको पहचानते हैं बहुत सारे, हमारे नाम पर तुम्हारे पास विद्यार्थी सब आएगा बहुत सारा, तो हम उसको कुछ नहीं देंगे, सिर्फ हम ये आसान दे देंगे, क्योंकि हमारा गुडविल, हमारा जो छवि है वो बना हुआ है, हमें मालूम है 10 गांव में 20 गांव में, है ना, जो सक्सेस एजुकेशन यहाँ पे चलता है, यहाँ पढ़ाई होता है, तो हमारा गुडविल है। इसके तौर पर हम वो जो रुपया राशि लेंगे, अतिरिक्त राशि, उसे हम गुडविल, यही हमारा व्यापार में भी होता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे समझ में आ गया। चलो यहाँ भी देखो, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, व्यापारिक कटौती क्या होता है। देखो व्यापारिक कटौती यानी ट्रेड डिस्काउंट, तो भुगतान प्राप्त करने की समय दी जाती है। सुनो ध्यान से, व्यापारिक कटौती क्या होता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट, जिसे हम टीडी कहते हैं। तो भुगतान प्राप्त करने की समय दी जाती है, इसके बाद माल विक्रय के समय दी जाती है, और दोनों दी जाती है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट कब दी जाती है, बताओ इसमें कौन सा होगा। भुगतान प्राप्त करने के समय दी जाती है, माल विक्रय करने के समय दी जाती है, कौन सा दी जाती है, बोलो। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट कब होता है पता है, देखो डिस्काउंट जो होता है ना, सीडी यानी कैश डिस्काउंट और
टीडी ट्रेड डिस्काउंट होता है, सीडी होता है नगद के आधार पर दिया जाता है, लेकिन माल जब हम खरीदते हैं चाहे बेचते हैं तब जाके टीडी दिया जाता है। किसी व्यक्ति को हम ग्राहक को कब टीडी देते हैं? जब हमसे माल वो क्या करते हैं, वो खरीदते हैं तब, हम बेचते हैं तब जाके। तो माल विक्रय के समय दी जाती है, समझ में आया? माल विक्रय के समय दी जाती है ट्रेड डिस्काउंट, है ना। और पेमेंट जब होता है तब दिया जाता है सीडी यानी कैश डिस्काउंट, ध्यान रखना। समझ में आ गया? चलो, क्या डिस्काउंट 3 प्रकार का होता है। एक जो होता है उधार की दशा में है, एक होता है जो उधार के दशा, देखो टीडी तो होता है ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए होता है ना। और एक होता है जो भाई नगद लोगे तो हम 1% को छूट देंगे नगद के आधार पर, तुम उधार लोगे तो उसको छूट नहीं देगा, हालांकि टीडी तुम्हारे पास है। और एक होता है जो खास ग्राहक है, हम दुकान करते हैं और मेरा खास ग्राहक है, हमें मालूम है, तो उसको हम खास जो है ना क्या करेंगे, वो डिस्काउंट देंगे। तो ये भी यानी उसको हम कहते हैं परमानेंट ग्राहक को डिस्काउंट देना, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा जो है नंबर 8 में देखो बुआ, नगद कटौती। नगद कटौती क्या है बुआ, बताओ? माल के विक्रय के समय दी जाती है, भुगतान करते समय प्राप्त होती है, माल के क्रय के समय प्राप्त की जाती है, उपयुक्त सभी। नगद कटौती कब होता है, जल्दी बोलो भाई। अभी जस्ट हमने बात किया था नगद कटौती भुगतान जब पेमेंट के समय होता है, तो ध्यान रखना भुगतान करते समय प्राप्त होती है। क्लियर? दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर समझो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में क्या, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसे व्यापार से रुपया लेना होता है? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जिससे व्यापार को क्या होता है, वो व्यक्ति व्यापार से क्या करेंगे, रुपया लेंगे, वही है ना। व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसे, हाँ बिल्कुल, जिसे व्यापार से रुपया लेना है। बाबू रे, लेनदार कहते हैं, देनदार कहते हैं, ग्राहक कहते हैं। हम बोले थे ना, जो व्यक्ति व्यापार से रुपया लेगा यानी हमारे लिए कर्ज है और उसके लिए तो संपत्ति होगा ही होगा, तो वो लेनदार हुए। हमसे यानी व्यवसाय से लेंगे तो वो लेनदार हुए। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो कौन सा होगा बाबू? ए नंबर होगा, ए नंबर होगा लेनदार। देनदार नहीं, देनदार का मतलब व्यवसाय लेगा उस व्यक्ति से, यानी वो देने वाला है ना। लेने वाला व्यक्ति होगा तो लेनदार और देने वाला होगा तो देनदार, यानी डेटर्स, है ना। क्रेडिटर्स डेटर्स होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नंबर 10 में अस्थाई संपत्ति में सम्मिलित होता है। ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? अस्थाई संपत्ति में सम्मिलित होता है अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, पेमेंट इन एडवांस यानी अग्रिम भुगतान, देनदार डेटर्स। इसमें कौन सा होगा, जल्दी बोलो बाबू। यहां देखो अंतिम रहतिया तो होगा नहीं, फर्नीचर होगा बिल्कुल, अग्रिम भुगतान नहीं होगा। नहीं, क्या पूछा? अस्थाई संपत्ति में सम्मिलित होता है। हम बोले ना, अरे भाई अस्थाई संपत्ति यानी फिक्स एसेट्स उसे कहते हैं जो 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक के लिए व्यवसाय में रहता है, 5 वर्ष के लिए भी हो सकता है। और ध्यान रखना फिक्स एसेट्स पर क्या होता है, कुछ मेन ज्यादातर फिक्स एसेट्स ऐसे होते हैं जिसका वैल्यू धीरे धीरे समय पर क्या होता है, धीरे धीरे कमता है ना। और जितना कमता है उसे क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ह्रास कहा जाता है। मशीन जैसे देखो, मशीन पुराना होगा उसका वैल्यू भी कम हो रहा है और घिसाएगा पिटाएगा तो कम हो रहा है, तो ये चीज होता है उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये फर्नीचर हो जाएगा जो फिक्स एसेट्स अस्थाई संपत्ति है। बाद बाकी ये जो हमारा होता है फिक्स एसेट नहीं है, करंट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, पेमेंट एडवांस हुआ जैसे डेटर्स हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और इसमें देखो 11 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक संपत्ति है। भाई काल्पनिक संपत्ति है, भूमि है, भवन है, ख्याति है या प्रारंभिक व्यय है। इस ABCD में कौन सा है, जल्दी बोलो बाबू। ध्यान रखो, भूमि काल्पनिक संपत्ति नहीं है, भवन काल्पनिक नहीं है और गुडविल नहीं है, प्रारंभिक व्यय यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ना। ये क्या है बाबू, ये काल्पनिक है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा और थोड़ा नीचे, बिल्कुल ये रहा। एक व्यक्ति को जिस फर्म को धन देना है वह क्या कहलाता है ना, ठीक है। यहां देखो लेनदार यानी क्रेडिटर्स, सप्लायर, डेटर्स और सेलर। कौन सा हो जाएगा, जल्दी बोलो। इसमें जो हो जाएगा, सुनो ध्यान से, देनदार नहीं होगा बाबू, लेनदार होगा। नहीं, एक व्यक्ति को जिस फर्म को
धन देना है वो क्या कहलाता है ना, लेनदार। क्या है, एक व्यक्ति को जिस फर्म को धन देना है क्या कहलाता है, यानी एक व्यक्ति के लिए कहेगा तो लेनदार, व्यवसाय के लिए कहेंगे तो देनदार। समझ में आ गया? आगे आगे बात करते हैं, है ना। व्यक्ति मतलब वो उसका विपक्ष हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और यह है 13 नंबर में देखो, किसी समय के दौरान, यानी किसी समय के दौरान व्यय पर आय की अधिक को क्या कहा जाता है, लाभ कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है, हानि कहा जाता है, या कोई नहीं कहा जाता है। क्यों, क्या कहा जाता है बुआ? बाबू रे लाभ कहा जाता है। किसी समय के दौरान व्यय पर आय की अधिक, भाई खर्च जितना हुआ उससे यदि ज्यादा इनकम हुआ तो जितना अधिक होगा उसी को हम क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर देखते हैं, सुनो। संपत्ति जिन्हें अल्पावधि का मतलब क्या होता है बुआ? शॉर्ट टर्म स्पैम, यानी कम समय के लिए, है ना। तो सुनो ध्यान से, अल्प समय यानी कम समय के लिए नगद में परिवर्तन किया जा सकता है, वह कहलाता है क्या हुआ? फिक्स एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, ट्रांजिबल एसेट्स या नन, यानी अस्थायी संपत्ति, तरल संपत्ति, मूर्त संपत्ति, या इनमें कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा, जल्दी बोलो। देखो बुआ, मूर्त संपत्ति होता है, ट्रांजिबल एसेट्स कहता है। क्यों? क्योंकि कहता है संपत्ति जिन्हें अल्प अवधि में नगद में परिवर्तन किया जाता है। नगद में परिवर्तन जिसे हम देख सकते हैं ट्रांजिबल होता है, जिसे देख नहीं सकते इंट्रांजिबल होता है। समझ में आ गया? तो क्या होता है बाबू इसमें? मूर्त, हाँ, मूर्तमान संपत्ति जिसे कहते हैं, यानी मृत संपत्ति कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं आगे, और कितना नंबर? बिल्कुल। चलो यहाँ देखते हैं, अरुण एक किताब विक्रेता है। च हो गया, ब होना चाहिए। किताब विक्रेता है। कौन सा मद मतलब आइटम, कौन सा आइटम उसके व्यापार के लिए माल होगा? अभी क्या बोले? किताब विक्रेता है। बताओ ये क्या हो गया भाई? कंप्यूटर का क्रय, फर्नीचर का क्रय, इसमें कौन सा होगा? और सी और डी नीचे है या नहीं है? नहीं है, उड़ गया हवा में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो ठीक है, किताब की दुकान ये कहता है इसमें कौन सा होगा? कंप्यूटर का क्रय ना, ये नहीं होगा। फर्नीचर क्रय ये भी नहीं होगा, क्योंकि किताब विक्रेता है तो उसके लिए माल कौन सा होगा? तो माल किताब का है तो किताब, ये स्टेशनरी से संबंधित जो होगा, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो वो उसका आंसर हो जाएगा, यानी स्टेशनरी से संबंधित उसका माल होगा। किताब को भी, पेंसिल जो भी है स्टेशनरी में जो आता है वो किताब, मान के चलो किताब है तो भाई किताब उसके लिए क्या होगा? माल होगा, यानी वो चीज इसमें है ही नहीं। चलो नहीं है तो ये मिस्टेक से क्या होगा? हट गया होगा, तुम लोग ले लिया होगा, उड़ा लिया होगा। चलो ठीक है। कार्यालय के पुराने फर्नीचर का मरम्मत भी है क्या? बुआ, कार्यालय के पुराना फर्नीचर है उसको मरम्मत कराएंगे, यानी रिपेयर करवाएंगे। तो क्या होगा? आगम व्यय होगा, स्थगित व्यय होगा, पंखे का क्रय होगा, स्टेशनरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? रेवेन्यू आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, यानी आगम व्यय हो जाएगा। आगम यानी इनकम के उद्देश्य से जो भी हम खर्च करते हैं उसे हम आगम व्यय कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। उस रेवेन्यू में होता है जो माल की लागत भी होता है और उसमें प्रॉफिट भी छुपा हुआ होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे, आगम कहेंगे। कोई माल हम 2 रुपया में तैयार किए और उसे हम 3 रुपया में बेचेंगे भाई, तो 3 रुपया रेवेन्यू होगा, जिसमें कॉस्ट लागत 2 रुपया और 1 रुपया प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट यानी इनकम उसमें छुपा हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो रेवेन्यू कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा इसमें जी? हाँ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में कहता है निश्चित तिथि के पहले मूल्य का भुगतान करने वाले व्यापारी को दी जाती है नगद कटौती, पूंजी व्यय, व्यापारिक कटौती, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा भाई? हम क्या बोले? नगद कटौती। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है? जो निश्चित तिथि है, जो तिथि है उससे पहले यदि पेमेंट करता है तो उसको भी छूट दिया जाता है, क्योंकि वो नगद दिया है और समय से पहले दिया
है ना। वो क्योंकि बिजनेस क्या करते हैं, रुपया से रुपया कमाते हैं, व्यवसाय, तो वो तो उसके लिए फायदा है। तो इसलिए यदि कोई पैसा जल्दी दे देगा तो भाई उस पैसा से तो और कोई काम होगा जिससे बहुत सारा प्रॉफिट होगा, इसलिए प्रोत्साहन के लिए छोटा सा उसमें क्या कर देते हैं, वो छूट दिया जाता है ताकि उसको भी फायदा है और हमें भी फायदा हो जाएगा। तो कौन सा होगा बुआ, नगद, जी नगद कटौती यानी कैश डिस्काउंट हम कहते हैं। नेक्स्ट, दीर्घकालिक दायित्व, अभी बोले थे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो होता है जो लंबे समय का मतलब होता है ऐसा दायित्व जो 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक के लिए हो, तो उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। तो वो कौन सा होगा, डिवेंचर होगा यानी ऋण पत्र होगा, विशेष कटौती होगा जिसे हम स्पेशल डिस्काउंट्स कहते हैं, बिल्स पेबल होगा, देय विपत्र होगा, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। आउटस्टैंडिंग मतलब अदत यानी बकाया, है ना, बकाया खर्च को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, ऋण पत्र, लेनदार, विशेष कटौती दे। देखो क्या कहता है, दीर्घकालीन दायित्व लंबे समय के लिए, भाई ऋण पत्र होगा। लेनदार क्रेडिटर होता है ना, यदि हम किसी व्यक्ति को यदि माल देते हैं चाहे लेते हैं, वो तुरंत भी पेमेंट कर सकता है, 2 दिन के बाद भी कर सकता है, 2 महीने के बाद भी कर सकता है, ये भी यही चीज है, ये भी है। यानी ये ऋण पत्र ऐसा होता है, जो ऋण पत्र का मतलब होता है जो जितना रुपया की आवश्यकता होता है ना, ऋण की आवश्यकता होता है ना, उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और तब उसे हम ऋण पत्र कहते हैं, जो जारी करते हैं जनता के द्वारा, उतना रुपया लिया जाता है। तो इस व्यवसाय के लिए ऋण होता है, कर्ज होता है, और ये डिबेंचर नाम दिया जाता है, ऋण पत्र होता है। ये जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी 1 वर्ष से कम के लिए नहीं, 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक के लिए होगा। और रोशन कहाँ है, मारेंगे हम सीधा कर देंगे। तो कौन सा होगा, ऋण पत्र होगा। इतना अच्छा क्लास चल रहा है, बेशर्म हो, शर्म नहीं होता है? कहाँ मिलेगा ऐसी चीज, है ना। चालू दायित्व से आस क्या है, चालू दायित्व अभी तो बोले थे ये था लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और अभी है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यानी 1 वर्ष से कम के लिए जो भी ऋण होता है उसे हम चालू दायित्व कहते हैं। जो 12 महीने के अंदर दे हो, जो 60 महीने है, मतलब 12 पंचे 60, भाई बहुत ज्यादा 5 साल हो गया, या 12 महीने यानी 1 साल से ज्यादा हो गया, 50,000 से कम हो, जो तुरंत दे हो। भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 60 महीने क्या, 1 वर्ष और 1 वर्ष से 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से कम तो देखना होता है। 1 वर्ष से कम के लिए हो तो उसे हम करंट कहेंगे, यानी शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक हो तो लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, है ना। जो फिक्स एसेट्स या लायबिलिटीज के लिए फिक्स लायबिलिटीज कहते हैं। सुनो ध्यान से, तो 12 महीने के अंदर होगा, 12 महीने नहीं, 12 महीने के अंदर होगा तो शॉर्ट टर्म और करंट लायबिलिटीज कहते हैं। सोनित, अरे कब सुधरेगा तुम जी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। सुनो ध्यान से, कभी मिलेगा नहीं ऐसा चीज, पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ए टू जेड, कुछ छूट भी नहीं करेगा रे। चालू संपत्ति से आस क्या होता है भाई, करेंट एसेट्स मींस क्या होता है बताओ, जो अल्प अवधि या 12 माह के अंदर नगद में परिवर्तन होता है, जो अभी बोले थे, है ना, 1 वर्ष से तो ये होता है, या वो संपत्ति जो 50,000 से कम, भाई रुपया से कोई मतलब ही नहीं है। व्यापारिक लेनदारों को छोड़कर अन्य संपत्ति, उसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हस्तक्षेप रोकर यानी कैश एंड बैंक के रोकर में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई। जो अल्प का मतलब होता है शॉर्ट, यानी कम समय के लिए, है ना, कम समय के लिए, और यानी 12 महीने के अंदर हो, दोनों चीज दिया हो, दोनों में से कोई भी समझ में आ जाए तो समझ लेना हो जाएगा, ये ए नंबर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कार्यालय भवन का भाड़ा, है ना, कार्यालय भवन यानी ऑफिस जो भी होगा, ऑफिस से संबंधित कोई भी बिल्डिंग होगा, उसके लिए भाड़ा 2000 दिया गया। यह क्या है, एक घटना है या लेन देन है, और दोनों सी में होना चाहिए भाई। ये पहले लेन देन बी में होना चाहिए, खैर चलो, घटना दोनों, लेन देन, और इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं, कार्यालय भवन का भाड़ा 2000 दिया गया, यह क्या है, घटना है या लेन देन है। अच्छा, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं, इसमें तो होगा, है ना, होगा। सुनो, लेन देन होगा, भवन का भाड़ा दिए हैं तो लेन देन होगा, बिल्कुल। इसमें गलत है ही, क्या करेंगे, ये भी गलत है। भवन का भाड़ा क्या है बुआ, एक
लेन देन है, क्योंकि ऑफिस से संबंधित है, इस कारण से आया ना, ऑफिस था ना जी। चलो ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। आगे आगे है स्वामीगत कोष के अलावा। स्वामीगत किसको कहते हैं? स्वामी कहा जाता है जो व्यवसाय का मालिक होता है, उसे ऑनर कहते हैं, मालिक कहते हैं। और यही कहता है उसे जो जो फंड होगा कोष होगा वो स्वामित्व कोष कहलाता है। तो स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को क्या कहा जाएगा? यानी स्वामी का जो भी है, स्वामी का जो कोष होता है व्यवसाय में, उसे हम इंटरनल कहते हैं। क्या कौन सा कहते हैं? इंटरनल एसेट्स कहते हैं। जो बाहर का व्यक्ति को पता नहीं होता है, वो मालिक खुद व्यवसाय में लगाते 1 लाख 2 लाख, है ना। जैसे हम एंट्री करते हैं व्यवसाय प्रारंभ हुआ, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे इंटरनल होता है। और ऐसे लायबिलिटी जो बाहर आउटसाइडर हो, बाहर का व्यक्ति से कर्ज लिया हुआ होगा व्यापार, तो वहां पे उसको हम आउटसाइडर या सीधा लायबिलिटीज हम कहते हैं, और इंटरनल को हम कैपिटल कहते हैं। याद है ना। चलो, तो इसमें कौन सा होगा भाई? संपत्ति होगा, दायित्व होगा, पूंजी होगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? पूंजी होगा भाई। सुनो ध्यान से, ये संपत्ति दायित्व होगा। स्वामित्व कोष के अलावा दायित्व को कहा जाता है, हाँ अभी बोले थे दायित्व एक्सटर्नल होगा तो सीधा लायबिलिटीज होगा, दायित्व जिसे हम आउटसाइडर लायबिलिटीज भी कहते हैं, बाहरी दायित्व भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे